हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम पढ़ेंगे एनसीएल हेम ऑपरेटर सारे ऑल ऑपरेटर के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। क्योंकि मैथ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है बच्चों की, सर क्योंकि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा हमको करवाइए, मैथ हमारी वीक है। तो मैं मैथ के क्वेश्चन सोच रहा हूँ, मैं जो मैथ की क्लास है और जो मैथ के बैड क्वेश्चन है मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसा मेरी कोशिश चल रही है। और पैरेलल में हम अदर क्लासेस भी लेके चलते रहेंगे। जीके जीएस हो गया जैसे आपका, वो इंपॉर्टेंट रोल फैक्ट करेगा आपके एग्जाम में। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जो भी इंजन की नॉलेज है आपको, मैकेनिकल की नॉलेज है, उससे रिगार्डिंग कल मैंने एक वीडियो डाली भी है। ब्रेकिंग सिस्टम की टॉप 25 क्वेश्चन अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो जाके जरूर देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। एक मॉडल पेपर मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, जीके सारी मैं क्लासेस ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। और लास्ट डेट इसकी 1 मई है, तो जिन्होंने आवेदन अभी तक नहीं किया वो तुरंत आवेदन कर लीजिएगा। फीस 1100 रुपये फीस आपकी जाएगी, 1180 रुपये। और SST के लिए कोई फीस नहीं है, ठीक है ना। और जो दिव्यांग है, एक्स सर्विसमैन को कोई फीस नहीं है। तो चलिए बिना की देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पहली बार आए हैं, पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th लेवल की मैथ आएगी आपकी, क्योंकि 10th लेवल का सारा एग्जाम है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी 9th क्लास में, उसी का एक क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। कैसे करेंगे, बहुत ईजी होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपको क्या पता है अगर फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला अगर आपको याद है, तुरंत आप इसका आंसर निकाल लेंगे। जैसे इस सवाल में इसने पूछा है, बिंदु 2, 5 और 4, 11 से गुजरने वाली रेखा की ढाल क्या है। स्लोप, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवणता। एम, उसको एम बराबर बोलते हैं। एम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप कहेंगे सर इसमें x और y क्या है। अब देखिए सर, पहला वाला जो है x1 है, इसमें y1 है, ये x2 है, ये y2 है। बस ये फॉर्मूला आपको रखना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रखते हैं हम। तो पहला क्या है, y2 माइनस y1, तो 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 बट्टे x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2। तो 11 में से 5 जाए कितना आएगा, 11 में से आपका 5 जाएगा तो एक तक घट गया, तो आपका बचा 4, 4 उधर 6 आ गया, बट्टे 4 में 2 गया 2, तो 2 3 6, तो 3 आ रहा आंसर मेरा, जो ऑप्शन नंबर डी में देखो दिया हुआ है। तो बस ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। और देखिए, ये वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ना, जो पूरी यूट्यूब पे कोई आपको पढ़ाएगा भी नहीं, ठीक है। हमको लगता है सिलेबस और लास्ट टाइम इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आ गए थे, तो बच्चों के हाथ पैर फूल गए थे। कई बच्चे कहते हैं सर पेपर बहुत हार्ड आया था। पेपर हार्ड नहीं आता कभी, आप ये बोला पढ़ के नहीं गए थे इसलिए पेपर आपके लिए हार्ड हो गया। पढ़ना इसलिए हर चैप्टर को जरूरी है, नॉलेज ही मिलेगी आपको, ठीक है। तो समझ गए, इसका फॉर्मूला होता है स्लोप का। जब भी ढाल पूछेगा, स्लोप पूछेगा, एक फॉर्मूला दिमाग फिर से याद कर लीजिए। एम बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। बस ये फॉर्मूला में रखना आपको मान, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ये जो पहला होता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो मूल गोले का आयतन और नए गोले का आयतन का अनुपात क्या होता है। इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आजकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंडिंग बने हुए हैं, ठीक है। अभी बच्चे कुछ कह रहे हैं इसका एग्जाम एडसेल कराएगा, कुछ बच्चे टीसीएस कराएगा, लेकिन मेरी मानिए 99% इसका एग्जाम टीसीएस ही कराएगा, क्योंकि टीसीएस वाला ही फॉर्म ओपन हो रहा है cdn.dglm। तो cdn.dglm जो भी फॉर्म ओपन होते हैं उस एग्जाम टीसीएस ही करवाता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप सबको पता होगा जो आयतन होता है ना गोले का, फ्रेंड, एक आपको दिमाग में एक लाइन रखनी है। जो गोले का आयतन होता है यानी वॉल्यूम होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है आर के, आर क्यूब के, ठीक है ना। क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जैसे जैसे हमारा रेडियस बढ़ती है, हमारा आयतन हमारा बढ़ते चले जाता है, क्योंकि वो क्यूब फॉर्मेट में चलता रहता है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो वो आर स्क्वायर के बराबर हमारा होता है, प्रोपोर्शनली होता है हमारा, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है कि यदि गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए, दोगुनी कर दी जाए डेट मीन अगर पहले R1 जो था उसका 1 था, तो R2 अब क्या होगा, 2 हो जाएगा, यही ना होगा। पहले जो त्रिज्या थी 1 थी, दुगना कर दिया गया, 1 बढ़ा दिया गया, तो दूसरी त्रिज्या हमारी 2 हो गई, ठीक है। तो मूल गोले का आयतन, तो मूल गोले का आयतन तो ये था, अब बढ़ा हुआ आयतन हमारे पास ये है, तो इन्हीं का आयतन का अनुपात निकालना है। तो अभी मैंने बताया, तो ये क्या हो जाएगा, R1 क्यूब डॉस R2 क्यूब, क्यूब क्यूब फॉर्मूला चलेगा, यही हमारा रेशो निकल आएगा, ठीक है। तो अब 1 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 का क्यूब रेशो 2 का क्यूब। अब 1 का क्यूब तो 1 ही आता, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:8। अब जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा होगा उसके हाथ पाँव फूल जाएंगे, या तो तुक्का मारेगा
तुक्का मारा निगेटिव मार्किंग तो बच्चा तुक्का जरूर मारेगा, ऑब्वियस सी बात है। तुक्का बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया ठन गोपाल। अगला सवाल है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 5:3 का अनुपात में है। यदि भूखंड का परिमाप 480 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का जब भी क्वेश्चन आता है, यहाँ परिमाप बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन लोग पूछते हैं। और क्या पूछते हैं तो हमको इससे फॉर्मूला आपको पता होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, L इंटू बी, ठीक है। और इसका जो वो होता है परिमाप जो होता है वो होता है 2L+B। ये दो फॉर्मूला आपको जरूर याद होने चाहिए आयत से। एक तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और अगर परिमाप पूछेगा तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, हमको लंबाई चौड़ाई का रेशो दिया हुआ है, नहीं L बराबर हमको दिया हुआ है 5x और B बराबर चौड़ाई हमको दिया हुआ ब्रेथ 3x, और भूखंड का परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप से बराबर कर देते हैं। परिमाप क्या फॉर्मूला था, 2 लंबाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई 3x बराबर 480। तो कितना होगा 5 3 8, 8 2 16, तो हो जाएगा 16x बराबर 480। आप सबको पता है 16 3 48 होता है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 30। x बराबर आपका आ गया 30। तो अभी हमको पता है अब देखो हमको x का अगर मान हमको पता लग गया तो हमसे पूछा क्या उसने, इसका क्षेत्रफल क्या मैंने बताया था, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 5x, तो यहाँ से x का मान 30 आ गया, तो ये कितनी हो जाएगी लंबाई, अब लंबाई हो जाएगी 3 पंजे 15 150। तो L बराबर क्या था 5x, x का मान हमने निकाला 30, तो 5 गुणा 30 बराबर 150। और चौड़ाई हमारा कितना है 3x, तो x का मान रख देंगे हम 3 गुणा 30 बराबर 90। 15 निम्मा 45, क्योंकि L इंटू बी निकालेंगे क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 45 और 2 जीरो लग जाएंगे। और गड़बड़ कर दिया क्या मैंने, क्षेत्रफल निकाला है ना, 5 या 15 x² 5x, तो 5 गुणा 30 16 3 48, x बराबर 30 ही आएगा, ठीक करा था मैंने। तो 30 गुणा 5, 5 या 15 150 और 3 या 9, 15 निम्मा होता है 135, 135 होता है, मैं अभी तो गुणा गलत कर रहा हूँ, 135 होता है, ठीक है। 15 निम्मा होता है 135, तो 135 वाला आंसर यही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। L इंटू बी क्या होगा 150 गुणा 90, तो 2 जीरो तो वैसे ही आ जाएंगे। 15 निम्मा होता है 135, 135 यानी 13,500 स्क्वायर मीटर का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 15 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, वह 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। बहुत ही बेहतरीन सवाल है टाइम एंड डिस्टेंस का, और इस टाइप के सवाल हमेशा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, ये तो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, ठीक है। इसके सारे टाइप में कराऊंगा, लास्ट वीडियो मैंने इसका एक टाइप कराया था, आज मैं अलग टाइप से करवा रहा हूँ। और देखिए वहाँ मैंने आपको चीज़ समझाई भी थी, जब ट्रेन किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई को ही पार करती है, क्योंकि उसके सामने नगण्य चीज़ है। लेकिन हाँ, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी खुद की लंबाई तो पार करेगी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उसमें ऐड हो जाती है। ये एक सिंपल सा फंडा, दो चीज़ आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ ट्रेन खंबे पार कर रही है, इसका मतलब वो अपनी दूरी को ही पार कर रही है। हमको दिया क्या है, ट्रेन की लंबाई दे रखी है, यानी डिस्टेंस, और समय दे रखा है। तो ऐसा उसकी हम स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ST का मतलब है ट्रेन की स्पीड। हमें पता है दूरी बट्टा समय होता है, दूरी कितनी है 150 मीटर, समय दिया 15 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी ट्रेन की स्पीड, ये ट्रेन की स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कह रहा है, वो 300 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी, स्पीड तो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। अब हमको पार करना है पुल को, तो पुल का जो समय होगा बी, पुल को हम क्या बोलते हैं, जैसे ब्रिज बोलते हैं ना, ब्रिज, तो BT इसका समय क्या होगा। अब देखिए 300 मीटर लंबा तो पुल है ये हमको पता है, 300 मीटर का तो पुल है। अब प्लस जब पुल को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई भी तो पार करेगी। ट्रेन की लंबाई कितनी 150 मीटर, तो ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस ये कवर करेगी कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड से, यही होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा 450 मीटर बट्टे 10, तो जीरो जो कट जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा 45 सेकंड। 45 सेकंड में ट्रेन है उस पुल को पूरी तरीके से पार कर देगी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आगे समझ में। अगला सवाल है, 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चाहे रेलवे एग्जाम देख लीजिए, चाहे SSC एग्जाम देख लीजिए, चाहे छोटा एग्जाम दीजिए, बड़े से बड़ा एग्जाम दे लीजिए, इस टाइप का सवाल जरूर पूछा आता है। इसका अगर फॉर्मूला आपको पता है तो उसका आंसर चुटकी में निकाल देंगे।
ये फॉर्मूला आपका जहाँ लगेगा, जहाँ सवाल पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 2 साल का, तो 2 साल के लिए हमारा फॉर्मूला था डी इन डिफरेंस बराबर होता है मूलधन गुड़ा आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर बट्टे 100 का होल स्क्वायर। बस ये हमको निकालना होता है, हमको डिफरेंस निकालना है। तो हमको मूलधन भी दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको दिया हुआ है। ये 2 साल के लिए, तो स्क्वायर हम करते थे 2 साल के लिए। 3 साल के लिए होता है तो इसमें एक आगे एक चीज़ और जुड़ जाती, वो मैं बाद में कराऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा। हमको डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। तो मूलधन कितना है 5000, आर कितना है 10% बट्टे 100 का होल स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था अभी। तो हो जाएगा 5000 10 1 बटा 10 का मतलब कितना जाएगा 1/100। तो 0 0 0 0 कट जाएगा, आंसर आएगा 50 रुपये। 50 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर रियल में आप सीरियस स्टूडेंट हैं, नौकरी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नहीं तो अगर सिंपल डंपर ही चलाना ज़िंदगी भर, एक प्राइवेट डंपर चलाना है, एक गवर्नमेंट जॉब में डंपर चलाना है, बहुत अंतर होता है। ठीक है ना, पैसे का भी, रुतबा का भी, स्टेटस का भी। तो अगला फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस सवाल की मैं ट्रिक्स आपको सिखाऊंगा, ये सवाल ट्रिक से कैसे जाता है। फिर ये भी बताऊंगा नॉर्मल बच्चा सवाल कैसे करता है, जिसको अगर आता होगा तो अब कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। ठीक है, यदि पहले 6 परिमाणों का औसत 49 है और अंतिम 6 का 52 है तो छठा परिणाम क्या होगा। अब देख रहे हैं वह शुरू में 11 परिणाम थे, लेकिन 6 का यानी एक नंबर जो है इस पर रिपीट हुआ होगा, तभी तो 12 नंबर हो गए। इसलिए तो 12 नंबर हो गए, शुरू के 6 और लास्ट के 6, यानी 6 तो 12 हो गया। लेकिन एक्चुअल में है कितने 11, यानी एक संख्या जो है वो 2 बार रिपीट हुई है हमारे पास। तो इस टाइप का सवाल जब भी आपको देखने को मिले तो इस पर आप लगेगा डेविएशन मेथड। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है औसत का, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा था एग्जाम के अंदर। अब डेविएशन मेथड हमसे क्या कहता है, अब देखिए इसने 11 परिणामों का औसत कितना था, इसको ऐसे लिख लेते हैं। 11 परिणाम जो औसत था वो 50 था, फिर शुरू के जो 6 का औसत था वो 49 था और लास्ट के 6 का जो था वो 52 था। ठीक है, अब देखो इसमें एक नंबर 2 बार रिपीट हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। अब जो सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो मैं मान लेता हूँ सबका औसत 50 ही था। जो संख्याएं हैं, जो भी संख्याएं थी 11 11, सबका औसत 50 रहा होगा। 50 रहा होगा तो उस पर क्या होगा। अब देखिए अगर मैं सबका औसत 50 ही मान लूँ मैं, प्लस और माइनस जो भी हो जाए हमारा। अब देखिए अगर 50 औसत था तो ये पहली संख्या को हम देखेंगे, इसका औसत 49 आ रहा है, यानी से कितना कम आ रहा है, माइनस से कम आ रहा है। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो ये हम यहाँ कर रहे थे। अब देखो 11 का जो औसत था वो 50 था, 6 का जो औसत था 49 था और लास्ट 6 का जो औसत था वो 52 था। मैंने मान लिया ओवरऑल सबका औसत 50 ही रहा होगा, प्लस माइनस जो होगा हम कर लेंगे। अब देखिए ये कितने 50 से कितना कम है, माइनस से कम है। अब माइनस से कम है तो 6 के 6 में कम होगा, तो इधर हो जाएगा -6। अब देखिए ये औसत से कितना ज़्यादा है, 50, ये 2 ज़्यादा है। अब कद्दू कटेगा औसत तो क्या होता है, औसत वाला तो सब में बराबर बटता है, यानी अगर 2 ज़्यादा होगा तो सब में 2 ज़्यादा होगा, 2 सिंह 12 रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 50 तो औसत है ही मेरा, प्लस वाला माइनस। अब देखो ये 12 बढ़ा, ये 6 बढ़ा, तो ओवरऑल अंतर कितना आ गया, 6 का अंतर आ गया, इसलिए पॉजिटिव अंतर आया 6 का हमारा, तो 6 हमारा बढ़ गया। टोटल कितना हो गया 56। तो कितना छठा परिणाम जो है वो 56 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी। बोलो ये ट्रिक कैसे लगी। ये सबसे इजी ट्रिक है, इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं होगा, ज़्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है आपको। आपने ओवरऑल सबका औसत 50 ही मान लिया कि हर संख्या का औसत 50 था, और फिर आपने फिर कंपेरिजन कर लिया, क्योंकि एक संख्या 2 बार जो पहली 6 का औसत था 49 था, लास्ट की 6 संख्या थी उनका औसत 52 था। हमने तुलना कर ली, भाई ये कितना कम है, एक कम है, कितनों में 6 में, तो 6 के हमने मल्टीप्लाई कर दी, -6 हो गया। ये हमने देखा 52, यानी 2 ज़्यादा है औसत से, प्लस है तो 2 छिंगे 12, यानी 12 से हमारा बढ़ गया। तो ओवरऑल देखिए उधर 12 बढ़ा, इधर 6 घटा, तो ओवरऑल हमारे 6 पॉइंट हमारे बढ़े। हमारे 50 पहले से था ही, 6 हमारा और बढ़ गया। ये निगेटिव में आता तो घट जाता 50 में से, इसमें प्लस में लिखा था मैंने। अगर ये 12 माइनस का आता, 6 प्लस का आता, तो फिर माइनस के 6 हमारा बचता, यानी 6 से कम हो जाता है। फिर जब 50 में 6 हम घटाते तो 44 ही बचता, तब आंसर आपका 44 हो जाता है आपका। लेकिन आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए हमने प्लस में इसको प्लस किया। आंसर अगर निगेटिव में आता तो हम उसको निगेटिव कर देते। ठीक है, ये होती है डेविएशन मेथड, सबसे फास्ट मेथड। कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये मेथड बहुत ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वहाँ समय बहुत कम होता है आपके पास। अब एक होती है बेसिक मेथड। अब आपको ये ट्रिक नहीं पता, आप कह रहे हैं हमें सर बेसिक मेथड होते हैं, हम तो बेसिक ही जानते हैं।
अब देखो पहले क्या कह रहा है, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो सबका योग कितना हो जाएगा, 11 गुणा 50 यानी 550। फिर 6 का 49 है। अब देखिए अगर ये 49 गुणा कैसे की जाती है, अब देखिए अगर ये सब 50 होता, 6 × 30 300 हो जाता है, लेकिन 300 नहीं होके एक कम है तो 6 कम हो जाएगा, ये 306 कितना हो जाएगा, 294। अब ये देखिए 2 ज़्यादा है तो 6 × 30 और 2 × 12, 6 गुणा 52 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 ज़्यादा है तो देखो 300 तो रहेगा, 6 × 30 और 2 तो समय और बढ़ेगा, 2 × 12 तो 312 हो जाएगा। इन दोनों का आप जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 294 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 4 2 6, 9 10 का 0, हाथ से लगाए 3 2 3 3 6। अब 6 में से 550 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 56 आ जाएगा ना, फिर भी 56 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चाहे आप इस मेथड कीजिए, अब मान लो यहाँ तो भी नंबर ईजी थे, आपने बड़ा गुणा कर लिया, क्योंकि वहाँ बड़ा नंबर दे दिया, पॉइंट ऑफ नंबर दिए, तब आप कैसे करेंगे, तब वो डेविएशन मेथड ज़्यादा आपके काम आएगा। वो बहुत बढ़िया मेथड है, फास्ट भी है और गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं उसमें, अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये बैठा रहता है इसी में देखो आंसर लाने से मतलब है, लेकिन मैं आपको ट्रिक इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है कुछ स्मार्ट बच्चे भी होते हैं पढ़ने वाले, तो वो ट्रिक को समझ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन हर जगह ट्रिक भी काम नहीं आती। अगर बेसिक मेथड तो ऐसे आना ही चाहिए हर सवाल का, मेरा कहना। तो देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है, उसे बेसिक मेथड आना आपका बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अगला सवाल है, ए अकेला किसी कार्य को 12 दिनों में और बी 18 दिनों में कर सकता है। कोई काम होगा भैया, इन दोनों की एफिशिएंसी उन्होंने हमको बता दी है। वो 4 दिनों तक 7 काम करते हैं, ये 4 दिनों 7 पे काम किया दोनों दोस्तों ने। फिर क्या हुआ, एक काम छोड़ चला गया, भैया एक को मज़ा नहीं आया कि मैं भाई काम छोड़ जा रहा हूँ, तो बोला काम करते रहे। तो वही शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा करेगा। इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे करते हैं देखिए, हमें जब भी आप टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल या टाइम एंड वर्क का सवाल करेंगे, सबसे पहले आप टोटल काम निकाल लीजिए। एक काम मान लीजिए ए 12 दिन में करता है, 18 दिन में करता है, इनका एलसीएम ले लीजिए। 36 नंबर ले लेता हूँ क्योंकि दोनों से कट जाए, ऐसा कोई नंबर ले लीजिए जो दोनों से कट जाए, वही होता है एलसीएम हमारा। तो ये आ जाएगा हमारा 12 या 36, 18 दूना 36, तो 3 2 5, यानी टोटल जो संयुक्त एफिशिएंसी वो 5 है। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग उन्होंने 4 दिन 7 पे काम करा है, तो 5 की एफिशिएंसी 4 दिन तक उन्होंने 20 काम कर लिया होगा। 5 × 4 अगर हम करेंगे तो इन्होंने 20 काम कर लिया होगा। ये काम साथ में करा लोगों ने। तो अब बचा कितना काम है हमारा, 16 काम। अब ये चला गया, ये चला गया है। अब बचा सिर्फ यही है हमारे पास 2 बी। अब ये एक दिन में 2 काम करता है, तो 16 काम करने कितना दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, 2 8 16। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि एक काम छोड़ चला गया ना। देखो 20 काम तो दोनों ने साथ कर लिया, तो 36 काम तो टोटल था मेरे पास में, 20 काम इन दोनों से मैंने पहले करा लिया। बचा कितना काम, 16 काम। अब ये छोड़ चला गया तो एक की एफिशिएंसी मतलब ही नहीं रहेगा। जब ये चला गया तो ये 3 एफिशिएंसी साथ लेके चला गया नहीं, तो अपनी एफिशिएंसी बचा बेचारा बी अकेला, वो 2 की स्पीड से काम करता है, 2 की स्पीड से काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 16 काम करते दिन लेंगे, तो 8 16, 8 दिन लगेंगे उसको। ठीक है, तो फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये साथ के साथ इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस टाइप के सवाल आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने खुद से भी है। आप कोई बुक्स ले लीजिए मैथ्स की, या ऑनलाइन नेट से क्वेश्चन निकालिए, खुद से सवालों को सॉल्व कीजिए, तब आप ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।